नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कांग्रेस में चुनाव हारने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने हरीश रावत पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हरीश रावत ने इस चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अब अपने पैसे वापस लेने के लिए हरीश रावत को तलाश रहे हैं। इसके साथ ही रणजीत ने कहा कि हरीश रावत अपने सम्मोहन में नए लोगों को बांध लेते हैं और हरीश रावत के किए गए सम्मोहन का नशा मुझ पर 35 साल रहा। कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। और चलिए देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनावी हार पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कमेंट किया है सोशल मीडिया पर। प्रीतम सिंह के कमेंट को सही बताया है। तो फसल कोई और बोए, काटने कोई पहुंच जाए, ये सही नहीं, ये उन्होंने कहा है। रामनगर फिर लाल कुआं से चुनाव लड़ने का फैसला जो है पार्टी का है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करने वाले को किसने दिया पद, ये तमाम बातें कही गई हैं हरीश रावत की ओर से। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए दीपांकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, पहले तो हमने देखा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब हरीश रावत भी जब सबसे पहली बार उन्होंने कोई बात कही हार के बाद, तो अब जो है एक तरीके से दर्द उनका छलका है। कई बातें उनकी ओर से ऐसी कही गई जिनके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। किस तरह की चर्चाएं हैं अभी उनके बयान को लेकर? बिल्कुल, पर कांग्रेस में ये जो बयानबाजी शुरू हुई है या फिर आप कहेंगे कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, ये पहले से तय था कि ये सब होगा अगर कांग्रेस हारती है यहां पर, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में आएगी, 36 के बहुमत के आंकड़े को टच करेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं इस वक्त कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूं। यहां पसरा हुआ सन्नाटा ये साफ बताता है, यहां जो मूवमेंट कम हुआ है कार्यकर्ताओं की, कहीं ना कहीं मुश्किल आते हैं हरीश रावत के बयान पर। तो हरीश रावत ने कहा कि प्रीतम सिंह ने यह बात कही कहीं पर किसी इंटरव्यू में कि फसल कोई बोए और काटने कोई पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं इशारा रणजीत रावत और रामनगर की तरफ था। तो उसमें हरीश रावत ने कहा कि रामनगर में लड़ा चाहे लाल कुआं में लड़ा, यह फैसला पार्टी का था। और अब रणजीत रावत जो खुलकर कह रहे हैं कि हरीश रावत ने कई जगहों पर पैसे लिए, तो ऐसे में अब दोनों ग्रुप्स की तनातनी, एक तरफ प्रीतम गुट है जिसमें प्रीतम सिंह, रणजीत रावत और बाकी नेता है, दूसरी तरफ हरीश रावत और दूसरे नेता है। तो ऐसे में अब हरीश रावत का इंतजार, हरीश रावत फिलहाल दिल्ली में मौजूद है, आज शाम तक उनके देहरादून पहुंचने का इंतजार है। और अब हरीश रावत इस बड़े आरोप का क्या जवाब देंगे जो रणजीत रावत लगा रहे हैं कि हरीश रावत ने टिकट बेचे हैं, और अगर बेचे हैं तो फिर उसका जवाब क्या होगा, इसके लिए हरीश रावत के आने का इंतजार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति है, बीजेपी 47 सीटों पर जीती है, तो कांग्रेस के लिए अगले 5 साल बहुत मुश्किल वाले होने वाले हैं और बड़े नेताओं की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की बयानबाजी उनकी ओर से की गई है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, फसल कोई बोए, काटने कोई और पहुंच जाए, उसके अलावा भी कई ऐसी बातें उनकी तरफ से कही गई जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि किसने उपकार किया ये सब जानते हैं। किस ओर इशारा यहां पर करते नजर आए? वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो विवाद उत्तराखंड में हुआ था इलेक्शन के दौरान, उसमें अकील अहमद जो सहसपुर में है वो पहले सचिव भी रहे, तो उसमें हरीश रावत ने कहा कि उनको सचिव। चलिए दीपांकर, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ और रणजीत रावत उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू गोविंद। आपको बताना चाहूंगा कि रणजीत रावत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आज जो पूर्व सीएम है हरीश रावत के सवालों का जवाब देते हुए उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे जान लेते हैं। रावत जी, क्या कहना आपका है हरीश रावत जी के बारे में, जो उन्होंने 2017 में यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कही थी और उसके बाद जो है आपने आरोप भी उन पर लगाए हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से कि जो हरीश रावत जी ने कल ट्वीट किया है और कहा है कि 2017 में
वो रामनगर चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने जिद करके यहाँ लड़ा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और वो मैंने जैसा कहा कि वो बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, सुनने वाले को लगता है कि सच बोल रहे हैं। तथ्य यह है कि उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि तुमने सल्ट में इतने विकास कार्य किए ज़्यादा, उसके बावजूद तुम्हें सल्ट के लोगों ने हरा दिया। और सल्ट के लोगों के बारे में भी कुछ कहा था, जैसा मैंने सुबह कहा, उस बात को मैं बाद में बताऊंगा जरूरत पड़ेगी तो तब मैंने रामनगर तैयारी की। जब मुझे 1.5-2 साल तैयारी करते हो गए थे तो फिर वो कहने लगे कि तुम सल्ट लड़ो, तो मैंने कहा मैं फुटबॉल थोड़ी हूँ जो तुम कभी रामनगर कभी सल्ट, मैं अब रामनगर ही लड़ूंगा। और मेरा स्वभाव भी है, जब मैं निर्णय लेता हूँ तो अपने निर्णय को परिणाम की चिंता के बगैर अपने निर्णय पर अडिग रहता हूँ। रावत जी, जैसा आपने कहा कि इस बार मुझसे राजनीतिक भूल भी हुई है, निश्चित रूप से मैं अपने साथियों के और पार्टी के दबाव में आकर के सल्ट लड़ने को तैयार हो गया, जबकि मेरी सल्ट में कोई तैयारी नहीं थी। मैं पिछले 6 साल से लगातार रामनगर में काम कर रहा था और रामनगर के लोगों ने अभूतपूर्व में जो है अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मुझे बिल्कुल गोविंद, यहाँ पर वो ये भी कहते नजर आए, रामनगर से चुनाव लड़ना, कुआं से चुनाव लड़ना, लाल कुआं से चुनाव लड़ना, तो ये भी उनसे पूछिएगा कि इसे लेकर जवाब दिया है हरीश रावत ने कि ये तो पार्टी का फैसला था, इस बारे में भी उनकी प्रतिक्रिया लीजिएगा। बिल्कुल। मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप जो उन्होंने कहा है कि आप वो पहले रामनगर लड़ना चाहते थे, रामनगर से उनका टिकट पक्का हो गया, उसके बाद उन्हें लाल कुआं भेजा गया, तो क्या उसमें पार्टी का दबाव उनके साथ था? उन्होंने ये कहा है कोई नहीं, वो हर क्षण झूठ बोलते हैं। आप अगर आपको विश्वास ना हो, 4 आदमी एक बात को लेकर अलग अलग उनसे मिलना, चारों को अलग अलग उत्तर देंगे। तो उनका रामनगर कभी वो आकर के पकौड़े तल रहे थे, कभी जो है नींबू सान रहे थे और अपने लोगों से कह रहे थे कि मैं तुमको लड़ाऊंगा। उनने रामनगर में पहले 4-5 कैंडिडेट तैयार किए, बाद में उनको 1.5-2-3 साल तक करीब टहला के रखा कि तुम ठाकुरों में तुम, ब्राह्मणों में तुम, महिला में तुम, और लास्ट में कह दिया तुम कहाँ लड़ पाओगे, रणजीत रावत से मैं ही लड़ूंगा। और अपना पार्टी में कह दिया कि मुझे चुनाव, पार्टी ने उनसे कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो उन्होंने कहा मुझे लड़ाना है तो रामनगर लड़ाओ। तो देखिए, यहाँ पर पैसे लेकर टिकट देने के भी आरोप लगाए गए और तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद, जुड़ने के लिए और बातचीत उनके साथ करने के लिए। बीजेपी में सीएम पद को लेकर स्थिति अब होली के बाद ही साफ हो पाएगी। 19 मार्च को ही केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, तभी नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। 10 मार्च को निकले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस तब और गहरा गया जब बीजेपी के आला नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल तो रविवार को भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस बीच पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो पाई। अब उम्मीद है कि होली के बाद ही बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को विधानमंडल दल की मीटिंग में नए सीएम का ऐलान होगा और 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हमारी पार्टी का प्रदेश और केंद्र का जो नेतृत्व तय करेगा और निश्चित रूप से जो जन भावनाएं होंगी, जो प्रदेश में कार्यकर्ताओं की भावनाएं होंगी, उस भावनाओं को देखते हुए प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा सब कुछ स्वीकार होगा। इधर देहरादून में भी नेताओं विधायकों के मुलाकात का दौर जारी है। रविवार को भी पुष्कर धामी से मिलने के लिए विधायकों समर्थकों का सीएम आवास पर तांता लगा रहा और पुष्कर धामी में अपनी आस्था जताई गई। जनता की भावनाओं की कदर होनी चाहिए। आज इतनी प्रचंड जीत जो हुई है, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हुई है, तो जनता भी चाहती है कि धामी जी ही आगे का समय धामी जी को मिलना चाहिए। पुष्कर धामी के ही चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी या चुने हुए विधायकों में से ही कोई सीएम बनेगा? इस पर सस्पेंस 19 मार्च को पर्दा हट सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फूलदेई पर्व को मनाया और इस मौके पर उनकी देहरी पर
फूल डालने पहुंचे बच्चों को उपहार दिए गए। धामी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही और बच्चों के साथ फोटो भी उन्होंने खिंचवाई। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को फूलदेई की शुभकामनाएं भी दी। फूलदेई हमारे यहाँ से बड़े धूमधाम से प्रकृति संरक्षण का एक त्यौहार है, एक पर्व है और निश्चित रूप से जहाँ उत्तराखंड हमारी देवभूमि है वहीं प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में भी आज हमारे उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। मैं सभी प्रदेशवासियों को फूलदेई पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रिटायर्ड डीजीपी अनिल रतूड़ी और उनकी पत्नी अपर प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने फूलदेई के मौके पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है। इस दौरान आईएएस राधा रतूड़ी पारंपरिक परिधान में फूलदेई के गीत गुनगुनाती हुई नजर आई। फूलदेई का त्योहार उत्तराखंड में विशेष महत्व रखता है। चैत की संक्रांति यानी कि फूल संक्रांति से शुरू होता है और पूरे महीने घरों की देहरी पर फूल डाले जाते हैं। जब ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पिघल जाती है, ठंड से भरे हुए कठिन महीने बीत जाते हैं, जंगलों में रंग बिरंगे फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, बुरांस की लाली से जंगल खिल जाते हैं, तब उत्तराखंड का ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष तौर पर ये त्योहार बच्चों का होता है। बच्चे जंगलों से रंग बिरंगे फूल इकट्ठा करके गांव में स्थित मंदिरों और घरों में डालते हैं। पुरस्कार में बच्चों को चावल, दाल, आटा, मसाले, घी और तेल दिया जाता है। मैं इस अपनी टोली के साथ मंदिर में गया। मैं यहाँ इनके साथ पुजारी बना हूँ। वहाँ इनके साथ फूल चढ़ाए और लोगों के घर घर जाकर उनसे दाल, आटा और चावल मांगा। हम सुबह से फूल इकट्ठा कर रहे हैं और फिर हम मंदिर में गए और लोगों के घर जाकर यह त्यौहार मनाया और उन्होंने हमें दाल, चावल, आटा दिया। उत्तराखंड का ये त्योहार पूर्व में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। आज भी कई लोग इस त्योहार को याद करते हैं। इस त्योहार की सबसे बड़ी परंपरा ये है कि ये आपसी मिलन और प्रकृति के सौंदर्य का अनोखा प्रतीक है। इसीलिए हर कोई बचपन में मनाए गए इस त्योहार को याद करता है। हमारी यही कोशिश है कि हम आज के बच्चों में अपनी संस्कृति को बनाए रखें और आज भी हमने अपने बच्चों को सुबह से ही फूलदेई के प्रति जागरूक किया है और सबके घर घर जाके इनको फूलदेई के बारे में बताया गया है। फूलदेई त्योहार पहाड़ों में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े ही खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कुछ भारतीय संस्थाएं विदेशों में इस त्योहार को मना रही हैं। पहाड़ों में इगास की तरह ही फूलदेई त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए ताकि बढ़ते हुए पलायन के बीच फूलदेई त्योहार आकृति को जीवित रख सके। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में चैत्र माह में फूलदेई पर्व का शुभारंभ विश्वनाथ मंदिर से किया गया। इस पर्व की शुरुआत ढोल बाजों के साथ पारंपरिक गीतों के साथ हुई और इस मौके पर बच्चों ने टोकरी में फूल लेकर मंदिरों और घर की देहरी पर फूलों की बारिश की। सबसे पहले बच्चों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में फूल चढ़ाए और इसके बाद सभी मंदिरों में अपने घरों में भी फूल चढ़ाए। आज खेतों से फूल लेकर आए और हम मंदिरों में चढ़ाएंगे और हम खेतों से फूल लेकर आए और हम मंदिरों में चढ़ाएंगे और घरों में भी चढ़ाएंगे। बसंत का पावन मौसम है, पावन बहार है और भगवान जो हिमालय के राजा हैं मुख्य पर्व है जिसे फ्योली कहते हैं, फूलदेई कहते हैं और फुलियारी कहते हैं। उत्तराखंड में लोक पर्व फूलदेई इस बार गढ़वाल मंडल के हर स्कूल में मनाया जाएगा। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल ने इसके लिए स्कूलों में निर्देश जारी कर दिए हैं। विलुप्त होती राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए और संरक्षित करने के मकसद से विभाग ने ये निर्देश दिए हैं। इस दिन स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालने के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगे, जिसके बाद उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
तराई में होली की मस्ती धीरे धीरे अपने शबाब पर पहुंच रही है। गांव हो शहर हो हर जगह पर होली बैठकों का आयोजन हो रहा है। अलग अलग संस्कृति से ताल्लुकात रखने वाले लोग मिलजुल कर होली गायन करते हुए होली की मस्ती में सराबोर हैं। देखिए रंगों के त्योहार होली को लेकर बाजार सज गए हैं। दुकानों में बच्चों की पिचकारियां, अबीर, गुलाल के साथ तमाम रंग बिक रहे हैं। इस बार होली के सामानों पर महंगाई की मार भी दिख रही है, लेकिन होली का जोश गली मोहल्ले में हो रही होली बैठकों और होली महोत्सव में खूब दिख रहा है। पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी बैठकी और खड़ी होली का आयोजन कर होली के गीतों पर खूब रंग जमा रहे हैं। तक संदेश देना चाह रहे हैं। होली जो होता है, कहते हैं कि दुश्मनों की दुश्मनी भी भूल के हम उसको एक हो जाते हैं होली के दिन। तो आज होली के दिन हम यही करें, सभी संस्कृतियों को एक साथ, हरियाणवी, कुमाऊनी, पहाड़ी। तराई में देश की विभिन्न संस्कृतियों को मनाने वाले लोग रहते हैं। यही वजह है कि होली के आयोजनों में सभी संस्कृतियों का मिश्रण भी देखने को मिल रहा है। लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया और हमारे कौशल्या वासियों ने, चाहे कोई कहीं का भी हो, कोई भी हो, अपना परिवार समझकर हमारे साथ सहयोग दिया है। उधम सिंह नगर में होली का रंग खूब जम रहा है और लोग होली के गीतों पर जमकर थिरक रहे हैं और धीरे धीरे होली का त्योहार अपने शबाब पर पहुंच रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर तेजी के साथ बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुल रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और धाम में कई जगहों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।